प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री के अंदर में ये दोनों चीज़ अभी बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। इसके विरोध में बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन पहले हड़ताल भी किया है, क्योंकि 2021-22 का बजट जब इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया तो उन्होंने ये बताया कि हम कंट्री के अंदर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो कंपनीज़ है, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ है, यानी कि जो PSUs है गवर्नमेंट्स की, उसको प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। और उन सभी कंपनीज़ में बैंकों के भी लिस्ट शामिल है। इस साल 4 बैंकों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है कि इस चारों बैंकों को इस साल जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो इसके विरोध में बैंक कर्मचारियों ने भी हड़ताल किया और बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में भी आ रहे होंगे कि आखिर ये प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, किस तरीके से सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है, डिसइन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है। तो आज की वीडियो में हम जो है पूरी की पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन को समझेंगे और हमारे बैंकिंग सेक्टर यानी कि इंडिया के अंदर जो बैंकिंग का हिस्ट्री है, पूरा इतिहास है, उस स्टोरी को अच्छी तरीके से समझेंगे, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आ रहा है। और ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं, पूरी दुनिया की बात है जो इस स्टोरी में शामिल है। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी एक सुनने जा रहे हैं, जो कि मैं आपको आज सुनाने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, देखना भी चाहिए आपको, देखने में मज़ा भी आने वाला है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड और बैंकिंग किस तरीके से हमारे कंट्री के अंदर में इवैल्यूएट हुआ है, किस तरीके का इवोल्यूशन है हमारे बैंकिंग सेक्टर का, उसका एक इतिहास, उसका एक स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है ये समझ में आ जाएगा, कैपिटलिज्म किस चीज़ को कहते हैं, सोशलिज्म किस चीज़ को कहते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। और बाकी सभी चीज़ों को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। लेट्स बिगिन। सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जितना हो सके उतना शेयर कर दो। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बात दरअसल 1600 ईस्वी की है। इस वक्त अंग्रेज़ हमारे कंट्री के अंदर में पहली बार आए थे। ओके, उसके बाद जो है 1800 ईस्वी तक सब कुछ चल रहा था नॉर्मली, उसका एक लंबा इतिहास है, वहाँ नहीं जाएंगे हम। लेकिन 1800 ईस्वी में हमारे कंट्री के अंदर में अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ा चेंजेस किया। क्या किया? तो 1800 ईस्वी के आते आते अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं, कंट्री के अंदर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो है वो लाना ज़रूरी है, इकोनॉमी को थोड़ा सा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी में पहली बार बैंक ऑफ बंगाल का इस्टेब्लिशमेंट किया। 1809 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल का इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना, और 1840 के बाद 1843 में यानी कि 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास बना। वो बात अलग है कि 1955 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो ये सभी बैंकों को SBI के साथ मर्ज कर दिया गया और इसके एसोसिएट्स के साथ मर्ज कर दिया गया। लेकिन ये बैंकिंग का जो है हमारे कंट्री में जो शुरुआत यहाँ से हुआ था, जो कि इंडिया में अंग्रेज़ों ने किया था। फिर क्या हुआ? फिर 1934 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जो उस वक्त की पार्लियामेंट थी, जो उस वक्त की ब्रिटिश लोगों की पार्लियामेंट थी, उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से, जो कि 1935 में है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में पास करवाया गया। और इस एक्ट के बाद जो भी हमारे देश के अंदर में बैंकिंग थे, उस सारे बैंक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला कैटेगरी था हमारा जो कि शेड्यूल्ड बैंक्स में आते थे, और दूसरा था नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक के भी कई सारे कैटेगरीज थे, ऑलमोस्ट 5 कैटेगरी थे। कौन कौन से कैटेगरीज थे? तो नेशनलाइज्ड बैंक थे, फॉरेन बैंक आते हैं, रीजनल बैंक, रूरल बैंक, रीजनल और रूरल बैंक एक में ही आते थे, और SBI के बैंक और उसके एसोसिएट्स, और लास्ट आता था हमारा अदर प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। इन सभी बैंक्स को शेड्यूल्ड बैंक के कैटेगरी में डाला गया। और शेड्यूल्ड बैंक का जो कैटेगरी था वो RBI के एक्ट, यानी कि 1934 में जो RBI का एक्ट हुआ था, उस एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में शेड्यूल्ड बैंक को रखा गया। स्टोरी में अब आगे बढ़ने से पहले 2 टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले स्टोरी में आपको ये दोनों टर्म जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसको नहीं जानोगे तो आगे का स्टोरी आप ठीक तरीके से समझ नहीं पाओगे। ये कौन सा टर्म है? तो सबसे पहला टर्म है वो है कैपिटलिज्म, और दूसरा है सोशलिज्म। कंट्रीज जो होती है हमारे वर्ल्ड के अंदर में, जितनी कंट्री, उनका इकोनॉमिक जो है वो इन दोनों चीज़ पे बाइज्ड होता है। या तो वो कैपिटलिज्म इकोनॉमी को फॉलो करते हैं या फिर वो सोशलिज्म इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। कैपिटलिज्म इकोनॉमी का मतलब क्या होता है?
कैपिटलिज्म इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो हम जिस कंट्री के अंदर मान लो कि अगर कैपिटलिज्म इकोनॉमी है तो उस कंट्री का जो इकोनॉमी है वो मैक्सिमम स्टेक होल्डर जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे। वहाँ की कंपनीज, वहाँ की इंडस्ट्रीज़, वहाँ का बैंकिंग सेक्टर्स जो है वो सब प्राइवेट हैंड में होगा। फॉर एग्जांपल यूएसए को ले लो आप। यूएसए के अंदर कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है। वहाँ पे कैपिटलिज्म में क्या होता है कि प्रॉफिट को बेस मान करके जो है वो काम किया जाता है। ओके, इंडिविजुअल नीड को उतना ज़्यादा मतलब कि तवज्जो नहीं दिया जाता है, इंडिविजुअल नीड को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। सोशलिज्म की बात अगर हम करते हैं, सेकंड टर्म सोशलिज्म की बात अगर हम करते हैं तो सोशलिज्म जो है वो बहुत सारे कंट्री में फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल चाइना में और क्यूबा में सोशलिज्म को फॉलो किया जाता था। सोशलिज्म में होता है कि इंडिविजुअल नीड को जो है मेन पर्टिकुलर जो है मेन उसको फोकस माना जाता है, प्रॉफिट को यहाँ पे मेन नहीं माना जाता है सोशलिज्म में। और यहाँ पे मैक्सिमम स्टेक्स जो होता है, कंपनीज, इंडस्ट्रीज, ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती है। प्राइवेट प्लेयर्स का उतना रोल नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैक्सिमम स्टेक्स जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है सोशलिज्म के अंदर में। खास करके आपको डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में सोशलिज्म ज़्यादा मिल जाएगा। चाइना में, क्यूबा में, हमारे इंडिया में भी सोशलिज्म फॉलो किया जाता था एक टाइम में। हो सकता है आज भी सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है किसी किसी के नज़रों में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारा देश अब कैपिटलिज्म की तरफ बहुत ही तेज़ी से मूव कर रहा है। ओके, ठीक है, ये दोनों टर्म तो आप लोगों ने समझ लिया, सोशलिज्म समझ लिया, कैपिटलिज्म समझ लिया। इन दोनों का निचोड़ अगर हम निकालते हैं तो बीच में एक निकलता है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे देश में, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 के टाइम में, उसके बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री, आप लोगों को पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे। और इन्होंने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को ना चुनते हुए इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि सोशलिज्म को हम मेन जो है हिस्सा उसको बनाएंगे इकोनॉमी का, लेकिन ऐसा नहीं कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को एकदम से बाइकआउट करेंगे। सोशलिज्म में हम ध्यान रखेंगे, इंडिविजुअल नीड को भी प्रमोट करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, क्योंकि उस वक्त में ज़रूरी था हमारे कंट्री के अंदर में सोशलिज्म का होना, क्योंकि देश तुरंत आज़ाद हुई थी और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत तेज़ी से चल रहा था और इकोनॉमी का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था उस वक्त में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का लाना, यानी कि सोशलिज्म को अपने तवज्जो देना ज़्यादा इकोनॉमी में, ये भी इंपॉर्टेंट था, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने किया। लेकिन उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुनते हुए कैपिटलिज्म को भी थोड़ा थोड़ा प्रमोट करा, कि उन्होंने कहा कि प्राइवेट ओनरशिप्स को जो है वो हम एकदम से बाइकआउट नहीं करेंगे, उनको भी इकोनॉमी में चांसेस दिया जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे नेशन बिल्डिंग में बहुत ही बड़ा योगदान रखते हैं। तो ये था हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। आप लोगों ने इन तीनों टर्म को समझ लिया, कैपिटलिज्म भी समझ लिया जो कि प्रॉफिट बेस्ड मानते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स होता है, सोशलिज्म को समझ लिया जो कि इंडिविजुअल नीड को बेस मानते हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइडर मेन होता है, और मैक्सिमम स्टेट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों को मिला करके होता है, जो हमारे कंट्री में देश आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बना के रखा था ना। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। फिर क्या हुआ कि 1935 में, ओके, 1934 में आप लोगों को पता है कि आरबीआई एक्ट पास कराया गया था, बैंकों का कैटेगराइजेशन कर दिया गया था शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक में। फिर 1935 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सोचा कि अब एक्टिव रोल जो है हमारा जो है मतलब कि इकोनॉमी में होना ज़रूरी है। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना कर दिया गया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना आरबीआई में कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में। फिर 1949 में क्या हुआ कि आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। 1948 में आरबीआई का एक नया एक्ट पास हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948, और उसके बाद आरबीआई बैंक को 1949 में जो है नेशनलाइज कर दिया गया था। आरबीआई के नेशनलाइजेशन के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो गया। फिर जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहली बार हमारे कंट्री में प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के आया। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस स्टोरी है कि जब उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, यानी कि 14 बैंकों को एक साथ ही नेशनलाइज कर दिया था। तो इंदिरा गांधी ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया, एक ऑर्डिनेंस पास किया, और उसमें कहा कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट मोनोपोली बना करके रखे हैं कंट्री के अंदर में। मतलब उन लोगों का क्या कहना था कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक्स को, ज़्यादा से ज़्यादा मनी डिपॉजिट्स को वो अपने बिजनेस को प्रॉफिट बनाने के लिए जो है कंट्री के अंदर लोगों के पैसा का यूज़ कर रहे हैं, जो कि इनके मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए इंदिरा गांधी को ऐसा लगता था। इसीलिए उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना सोचा, और यहाँ पे ये कहा कि गवर्नमेंट का जो है वो एक्टिव रोल होगा इकोनॉमी के अंदर में,
और जो गवर्नमेंट इकोनॉमी है उसका जो मैक्सिमम हिस्सा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, ताकि प्राइवेट मोनोपोली को ख़त्म करा जाए कंट्री के अंदर से। ओके, तो 1969 19 जुलाई उस दिन क्या हुआ कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 14 बैंकों में से कौन कौन सी बैंक थे उसका लिस्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये सभी के सभी बैंक्स को राष्ट्रीय नेशनलाइज कर दिया गया था 1969 में। ओके, ये सभी बैंक, जितने भी 14 बैंक आपको दिख रहे हैं, इसके 85% डिपॉजिट जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के मतलब कि ओनरशिप में थे, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में था, जो कि वो मोनोपोली बना करके रखे थे उस वक्त कंट्री के अंदर में अपना। उसके बाद देख लो कि 1947 से लेकर के 1980s तक जो है वो हमारे कंट्री के अंदर में सोशलिज्म चला। जैसा कि सोशलिज्म मैंने पहले बताया कि इंडिविजुअल नीड को देखा जाएगा, प्राइवेट पार्टनरशिप्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को हटाया जाएगा, तो वही हुआ, नेशनलाइज कर दिया गया बैंक को। और उसके बाद 1980s तक जो है वो हमारे देश के अंदर में एकदम से सोशलिज्म चल रहा था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक पैटर्न चल रहा था। लेकिन फिर 1980 में इंदिरा गांधी ने ही 6th 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च किया, और 1980 से लेकर 1985 तक का जो ये पंचवर्षीय योजना था, इसका मेन थीम था लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारवाद। कंट्री के इकोनॉमी को थोड़ा लिबरलाइज करने का कोशिश किया गया इस 5 ईयर प्लान के अंदर में। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है एग्जैक्ट टाइमिंग माना गया हमारे कंट्री के अंदर में जो सोशलिज्म ख़त्म होने का टाइम, कि 1980s का टाइम जो है वो हमारे कंट्री के अंदर में एग्जैक्ट टाइम था जब सोशलिज्म का एंड हो गया, यानी कि समाजवाद का ख़त्म इस वक्त से होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, 1984 में इंदिरा गांधी का डेथ हुआ, और किस तरीके से डेथ हुआ ये आप लोगों को पता है कि बहुत ही बुरा असैसिनेशन था। उनके खुद के बॉडीगार्ड ने ही उनको गोली मार दिया था। तो उस वक्त 1984 में इंदिरा गांधी का डेथ हुआ, और उसके बाद राजीव गांधी हमारे देश के अंदर में प्राइम मिनिस्टर बने, और राजीव गांधी पहली बार प्राइवेटाइजेशन की तरफ इकोनॉमी को मोड़े। हमारे कंट्री के अंदर में प्राइवेटाइजेशन पहली बार जो मोड़ा गया वो राजीव गांधी के थ्रू जो है वो मोड़ा गया था। ये तो था हमारे कंट्री के अंदर में 1980s तक का कहानी। 1989 में क्या हुआ, 1989 में वॉशिंगटन कंसेंसस हुआ, जो कि यूएसए के अंदर हुआ था। वॉशिंगटन कंसेंसस पहली बार जो है 1989 में कॉइन किया गया था जॉन विलियमसन के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इस दोनों के अंदर में उन्होंने एक इकोनॉमिक सजेशन दिया, और उन्होंने कहा कि अब कंट्री को जो है वो थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि सोशलिज्म पैटर्न ऑफ इकोनॉमी अब कंट्री का या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो है वो अब उतना नहीं ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगी। तो उन्होंने कहा कि जितने भी सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं, यानी कि जितने भी सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर में, उन लोगों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ मुड़ना चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स को जो है वो चांसेस देना चाहिए। वो चाहें तो अपना जितना भी कंपनीज़ है, जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ है, उनको सेल करें, प्राइवेट प्लेयर को दें, और प्राइवेट प्लेयर्स का जो है रोल इकोनॉमी के अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, प्रमोट किया जाए। ये यहाँ पे सीधा दिख रहा था कि उस वॉशिंगटन कंसेंसस के अंदर में जो है नेकेड कैपिटलिज्म को जो है वो प्रमोट किया जा रहा था। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, इस चीज़ को बेस मानते हुए यूएसए के अंदर में मिसेस टैचर ने एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ जब अपना इकोनॉमीज़ को मोड़ा, तो बिना किसी पॉलिटिकल डिबेट के थ्रू, बिना किसी पॉलिटिकल डिबेट के मिसेस टैचर ने यूनाइटेड किंगडम के अंदर में प्राइवेटाइजेशन को बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद यहीं पे एक और घटना घट गई कि 1978 से लेकर के 1989 तक चाइना के अंदर में सोशलिस्ट पैटर्न जो था वो अब मार्केट फेडरलिज्म हो रहा था, यानी कि मार्केट फ्रेंडली जो है वहाँ पे इकोनॉमी को जो है बनाया जा रहा था। उस वक्त जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमीज़ की तरफ मूव कर दिया था, जो 1978 के बाद जो है इन चाइना के अंदर में हो गया था, यानी कि चाइना के अंदर में भी प्राइवेटाइजेशन हो गया था। और इधर आप देख रहे हो कि वॉशिंगटन कंसेंसस के अंदर में भी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा था। उसी टाइम 1991 में 1991 में क्या हुआ कि यूएसएसआर का विखंडन हो गया, यानी कि जो यूएसएसआर था, जो सोवियत संघ था, वो कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण। इकोनॉमिक क्राइसिस हुई 1991 में यूएसएसआर के अंदर, और यूएसएसआर भी सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा था, और वहाँ पे बहुत ही बुरा स्थिति हो गया था इकोनॉमिक्स का। कंपनीज का दिवाला निकल गया था, कंपनीज बेचने के मुताबिक कई कंपनियाँ तो बिक गई, इतना ख़राब स्थिति हो गया था इकोनॉमिक का। और उसी के बाद जो है यूएसएसआर का विखंडन हो गया, सोवियत संघ कोलैप्स कर गया 1991 में। ओके, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में उस वक्त क्या हो रहा था? इंडिया में 24 जुलाई 1991 में उस वक्त हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा रॉय और उनके फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन दोनों ने इंडिया में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया,
और उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नाम था एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस वक्त से कंट्री के अंदर में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया गया था, जो कि पीवी नरसिम्हा रॉय और उनके फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। फिर अगस्त 1996 में क्या हुआ? 1996 अगस्त में एक डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन जीवी रामकृष्णन थे। और जीवी रामकृष्णन ने डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के चेयरमैन बनने के बाद डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हमारी कंट्री में लागू किया। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको भी समझेंगे। यहीं पे आपका क्लियर होगा डॉट कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे आप इन तीनों चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले अच्छी तरीके से समझते हैं डिसइन्वेस्टमेंट को। इसको समझने के लिए आपको फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कि मान लो कि कोई गवर्नमेंट ओन कंपनीज है, मान लो कि ये कंपनी है गवर्नमेंट का, फॉर एग्जांपल कि ये कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब मान लो कि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या कि अगर मान लो कि इसका 40% शेयर, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अगर उसका 40% शेयर या किसी भी गवर्नमेंट कंपनी उसका 40%, 60%, 20%, कितना भी परसेंट जो भी वो चाह रही है गवर्नमेंट, जितना हिस्सा अगर वो बेचना चाह रही है किसी प्राइवेट प्लेयर्स को, ओके, उतना हिस्सा जो बिकने वाला हिस्सा होगा उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, उसको डिसइन्वेस्टमेंट पार्ट कहते हैं। दूसरा इसमें टर्म आता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने 2019 वाले बजट में कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट कह रही थी बार बार कि हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के आएंगे, इसको आगे इंप्लीमेंट करेंगे, ये टारगेट हम लोगों ने बनाया है, इतना अचीव करेंगे। ओके, तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में 3 कैटेगरी होते हैं। पहला कैटेगरी होता है माइनर डिसइन्वेस्टमेंट। माइनर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी कंपनी, गवर्नमेंट ओन कोई कंपनी है, उस कंपनी का 49% हिस्सा या उससे कम हिस्सा अगर गवर्नमेंट बेचती है तो उसको माइनर डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, यानी कि 51% हिस्सा, मिनिमम 51% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, वो गवर्नमेंट स्टेक होगा। जो 51% हिस्सा होगा, अगर इतना हिस्सा गवर्नमेंट किसी कंपनी का अपने पास रख रही है तो उस कंपनी का वो माइनर डिसइन्वेस्टमेंट करती है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आता है मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। मेजर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी कंपनी का 51% से ज़्यादा हिस्सा, 50% से ज़्यादा हिस्सा अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर को बेच रही है और अपने पास कुछ ही हिस्सा रख रही है, जैसे कि मान लो कि 40%, 30%, 20% हिस्सा अगर अपने हैंड में रख रही है, तो ये होता है मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। इसका तीसरा कैटेगरी होता है जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो में समझना, और मेन यही कारण है जो आज के वीडियो को मैंने बनाया भी है। प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन वो होता है कि किसी कंपनी को पूरी तरह गवर्नमेंट जो है बेच देती है किसी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, पूरा कंट्रोल जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चला जाता है। तो क्या होता है, इसको कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। वहाँ पे गवर्नमेंट अपना कोई रोल नहीं रखती है, कोई एक शेयर नहीं रखती है, कोई स्टेक गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, पूरा का पूरा जो है वो गवर्नमेंट किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच देती है। ये होता है कैपिटलिज्म में, जो कि मार्केट इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमी होता है, मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स का ज़्यादा रोल होता है इसके अंदर में। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की, यानी कि अभी हमारे देश के अंदर में क्या हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि 2 दिन से बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखा है। क्यों हड़ताल कर रखा है? क्योंकि यही प्राइवेटाइजेशन वाले पॉलिसीज़ को लेकर के, डिसइन्वेस्टमेंट वाले पॉलिसी को लेकर के उन लोगों का विरोध है। वो लोग चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, गवर्नमेंट के इस चीज़ को वो लोग विरोध कर रहे हैं। और क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो भी कंपनीज है, यानी कि जो भी बैंक है, वो बैंक पूरा का पूरा प्राइवेट प्लेयर के हाथ में चला जाएगा। तो गवर्नमेंट कर्मचारी को जो गवर्नमेंट सैलरीज देती थी, अलाउंसेस देती थी, वो जितने भी चीज़, जितने पर्क्स मिलते थे, जो भी मान लो रिटायरमेंट, पेंशन, जो भी चीज़ था, वो तो अब प्राइवेट प्लेयर्स रेगुलेट करेंगी। वहाँ पर अब गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन ही नहीं होगा। समझ रहे हो क्यों हो रहा है? समझ रहे हो क्यों हो रहा है यहाँ पे विरोध? तो आप लोगों ने प्राइवेटाइजेशन को अच्छी तरीके से आई होप समझ लिया होगा कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को करती है, डिसइन्वेस्टमेंट किस तरीके से करती है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में माइनर और मेजर क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ये भी आप समझ गए। अब 1996 में मैंने बताया था कि डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनी थी, वहाँ पे जीवी रामकृष्ण उसके चेयरमैन थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1999 में डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का सेटअप किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को 1999 में बनाया गया, और उसके बाद 2001 में एक मिनिस्ट्री ही बना दी गई अलग डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से, यानी कि उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि 2001 में बनाया गया।
फिर 2004 में क्या हुआ कि उस मिनिस्ट्री को हटा करके डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मर्ज कर दिया गया। तो आप लोगों ने अभी भी सुना होगा कि जब भी डिसइन्वेस्टमेंट का कोई बात होता है तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर करती है, जो कि निर्मला सीतारमण अभी के टाइम में है। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2006 में क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नाम बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का नाम दे दिया गया। इस नाम को डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को दे दिया गया और अब डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इस नाम से जो है अभी डिपार्टमेंट चल रहा है। जितने भी PSUs हैं उनको बेच करके, उनका प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट कर करके जो पैसा आता है, जो मनी आता है, वो मनी जो है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो 2005 में बनाया गया था उसके अंदर चैनलाइज करा जाता है। वहीं जा करके उस पैसे को स्टोर किया जाता है, वहीं से उस पैसे को चैनलाइज किया जाता है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में। ओके, अब बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करती क्यों है, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ता है इसका, क्यों करती है सरकार प्राइवेटाइजेशन। तो क्यों करती है, तो पहला नंबर 1 रीज़न तो ये होता है कि सिर्फ एग्जाम्पल से समझो कि कोई भी इंसान अपने प्रॉपर्टी को क्यों बेचेगा। 2-3 कारण होते हैं। एक तो अपना कर्ज पूरा करने के लिए, यानी कि कर्ज खत्म करने के लिए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अपने दूसरे अदर बिजनेस को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। सेम चीज़ सरकार भी करती है कि अगर मान लो सरकार के ऊपर कर्ज हो जाती है, सरकार जो बजट, अपना जो बजट बनता है उस बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू पार्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर पार्ट। ओके, तो रेवेन्यू पार्ट क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि इतना पैसा जो है वो सरकार को आने वाला है, और एक्सपेंडिचर पार्ट में इतना पैसा वो इस जगह पे डेवलपमेंट करने वाली है, इस जगह पे खर्च करने वाली है। अब अगर रेवेन्यू वाला हिस्सा कम हो जाता है और एक्सपेंडिचर वाला हिस्सा जो है वो बढ़ जाता है, मतलब कि मान लो जैसे कि आमदनी 98 हो गया, खर्चा रुपया, वही वाला बात कि रेवेन्यू जैसे ही कम हो जाएगा और एक्सपेंडिचर जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिएट। फिस्कल डेफिसिएट को ख़त्म करने के लिए सरकार क्या करती है, कुछ PSUs को बेचती है और रेवेन्यू वाले सेक्शन में और ज़्यादा पैसा डालती है, ताकि एक्सपेंडिचर वाला सेक्शन को मेंटेन किया जा सके, बराबर किया जा सके। तो पहला तो ये कारण हो गया कि फिस्कल डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए करती है। दूसरा कारण ये हो जाता है कि पब्लिक डेट को ख़त्म करने के लिए करती है, कि सरकार के ऊपर अगर कोई कर्ज हो जाती है, जैसे वो किसी कंट्री से कर्ज लेता है, उसको अगर ख़त्म करना चाहती है तो उसके लिए PSUs बेचती है, उसके लिए गवर्नमेंट कंपनीज बेचती है ताकि अपना कर्ज ख़त्म कर सके। और तीसरा होता है कि अदर PSUs को और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर सके, ताकि मान लो जो सरकार अपने पास रखने जा रही है उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर सके, उसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगा सके और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। तो ये 2-3 कारण हैं जिसके कारण से सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन करती है। तीसरा क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ कॉमर्शियल लाइबिलिटीज़, मतलब कि जैसे कि आप लोगों को पहले ही मैंने बताया कि जैसे कोई गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है तो उसके अंदर अगर कोई कर्मचारियां जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनका जो लाइबिलिटीज, सैलरी अलाउंसेस, पर्क्स वगैरह जो मिलता है वो गवर्नमेंट देती है। अगर मान लो कि प्राइवेटाइज हो गया वो कंपनी, तो उसके बाद उस कंपनी के अंदर में जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनका सैलरी अलाउंसेस कौन देगा, प्राइवेट प्लेयर्स देंगे। वहाँ से उनका जो है वो लाइबिलिटीज़, कॉमर्शियल लाइबिलिटीज़ शिफ्ट हो जाता है प्राइवेट के पास, तो वहाँ से गवर्नमेंट अपना जो है रोल वहाँ से ख़त्म कर लेती है। प्राइवेटाइजेशन का एक और कारण होता है जो कि है मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल कि प्राइवेट प्लेयर्स को आप लोग देखते होंगे कि जितने कंपनीज होती हैं वो एक दूसरे के रेस में लगे हुई हैं। कोई अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाने के चक्कर में लगा है, कोई उससे और ज़्यादा अच्छा बनाने के पीछे लगा है कि अगर कोई इतना क्वालिटी दे रहा है तो नहीं, अपनी कंपनी को और अच्छा बनाने के लिए इतना क्वालिटी दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर में या किसी भी कंट्री के अंदर में इनोवेशन को जगह मिलता है ना, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस करना चाहती है हर कंपनी अपने अपने कंपनी सेक्टर्स के अंदर में। तो इससे क्या होता है कि इनोवेशंस को भी जगह मिलता है, इनोवेशन हमारे जो इकोनॉमीज़ है उसके अंदर बढ़ते हैं। तो ये 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से जो है जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। ओके, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर बैंक्स का जो है प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो गवर्नमेंट स्कीम जो लॉन्च करेगी वो प्राइवेट बैंक तो करेंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि बहुत ही गरीब तबके के लोग, नीचे तबके के लोग जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो प्राइवेट बैंकों में जाने से घबराते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल ही कुछ डिफरेंट होता है। वहाँ पे आप लोगों को देख करके जज किया जाता है कि लोग अच्छे हैं, अच्छे घराने से हैं, अच्छे पहनते हैं, तो वहाँ पे उनको अच्छा जज किया जाता है। लेकिन अगर कोई अच्छे घर से नहीं है, अच्छे वल्नरेबल सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, तो वो खुद ही प्राइवेट बैंकों में जाना पसंद नहीं करते रहते हैं, उनको वहाँ पे उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। बट गवर्नमेंट बैंक में क्या होता है कि वहाँ पे वो जा करके खुली तरीके से वहाँ जाते हैं, खुद तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, और खुद तरीके से वहाँ पर जो भी उनका स्कीम वगैरह लॉन्च होता है, जो उनको सब्सिडीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो वहाँ से उसका
एंजॉय भी करते हैं, वहाँ से वो अपना जो है सब्सिडीज को भी ले लेते हैं आराम से। तो गवर्नमेंट बैंक्स का भी होना ज़रूरी है। तो सरकार ऐसा नहीं कि सभी बैंक्स को प्राइवेटाइज करने जा रही है। इस साल सरकार जो है 4 बैंकों को शॉर्टलिस्ट की है जिसको वो प्राइवेटाइज करने जा। तो 4 बैंकों को कौन कौन सी बैंक है जो उसको प्राइवेटाइज करने जा रही है? तो पहला नंबर का बैंक है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक और चौथा जो आता है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि इन चारों बैंक को प्राइवेटाइज इस साल करने जा रही है सरकार, और इसी मुद्दे को लेकर के जो है बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन का हड़ताल भी रखा था कि नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। ये सब कारण था जिस कारण से जो हमारे कंट्री के अंदर हड़ताल भी हुआ था बैंकों कर्मचारियों का। बजट 2021 के बीच में सरकार ने ऐसा कहा था कि 4 सेक्टर्स को जो है वो अपने अंदर रखेगी। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो कौन कौन सा सेक्टर है? तो पहला सेक्टर है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस, दूसरा है ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन, तीसरा है ऑयल एंड कोल वाला डिपार्टमेंट जो है वो भी अपने पास रखेगी सरकार, और चौथा जो लास्ट है वो है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस। इन सभी को जो है सरकार अपने पास रखेगी। ये गवर्नमेंट ओन कंपनीज गवर्नमेंट ओन ही रहेंगी, इनको प्राइवेटाइज सरकार नहीं करेगी, ऐसा सरकार कही है 2021-22 के बजट में। मतलब कि इसका माइनर डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, यानी कि वो कुछ परसेंट हिस्सा प्राइवेट प्लेयर को दे सकती है, बट मैक्सिमम स्टेक वो अपने हैंड में ही रखेंगी। मीन्स मैक्सिमम स्टेक का मतलब क्या हुआ कि 51%। ओके, और ये भी बात सही है आज के टाइम में कि बहुत सारी गवर्नमेंट PSUs हैं जो अभी के टाइम में लॉस में चल रही हैं। उनके कौन कौन से PSUs हैं, कौन कौन सी बैंक हैं, उसका लिस्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये सारे कंपनीज़, ये सारे PSUs आज के डेट में लॉस में चल रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि एयर इंडिया है, इंडियन रेलवे है, या फिर ONGC है, शेल है, भेल है। ये सब कंपनीज़ जो है वो आज के टाइम में लॉस में चल रही है। यूको बैंक है ना, सिंडिकेट बैंक है, ये सब लॉस में चल रहा है आज के देश में, हमारे इंडिया के अंदर में। तो इन सब चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करने का गवर्नमेंट सोच रही है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो, आज का स्टोरी समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा। और जो स्टोरी हमारे बैंकिंग हिस्ट्री का है हमारे कंट्री के अंदर में और पूरे वर्ल्ड के अंदर में किस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अभी तक आए हैं हमारे कंट्री में, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और हो सके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो। See you in the next one. Goodbye. Take care.